हेलो दोस्तों, मैं हूं अकी और आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? यूपीपी परीक्षा के लिए, जिसमें हिंदी के पूरे 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। चलिए आज इसको मिलकर एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है और बड़ा भी। हिंदी में 37 में से पूरे 37 नंबर लाना। और यकीन मानिए, आज हम उसी की नींव रखने जा रहे हैं जो इस लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करेगी। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्णमाला है क्या। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। देखिए, सबसे जरूरी बात, वर्णमाला का मतलब सिर्फ अक्षरों का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक ग्रुप है, एक संरचना है। और आज हम लोग इसी पूरी संरचना को अच्छे से समझने वाले हैं। और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में सिर्फ इसी एक टॉपिक से 2 से 3 सवाल पक्के तौर पर आते हैं। मतलब ये तो समझ लीजिए कि ये मुफ्त के नंबर हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है वर्ण और अक्षर के बीच। देखिए, वर्ण जो है वो एक शुद्ध ध्वनि है, जैसे क, जिसे आप और नहीं तोड़ सकते। जबकि अक्षर एक शब्दांश होता है, जैसे क, जिसमें स्वर की ध्वनि भी शामिल होती है, यानी क प्लस अ। पूरी की पूरी हिंदी वर्णमाला इन्हीं 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है, स्वर और व्यंजन। और आज हम लोग पहले पिलर पर, यानी स्वरों पर, अपनी पकड़ एकदम मजबूत करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वरों के वर्गीकरण को समझते हैं। ये वो टॉपिक है जहां अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये सवाल देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि हिंदी में कितने स्वर हैं। पर इसका जो जवाब है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सवाल पूछा कैसे गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। स्वरों की गिनती उच्चारण के हिसाब से, सरकारी मान्यता के हिसाब से या पारंपरिक उपयोग के हिसाब से बदल जाती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर परीक्षा में ये सवाल आता है तो सही जवाब हमेशा 11 ही होगा। चलिए, अब स्वरों को एक और तरीके से बांटते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है, यानी कि उन्हें बोलने में कितना समय लगता है इस आधार पर। इसको ऐसे समझिए, ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रा का समय, दीर्घ स्वर मतलब उससे दोगुना समय, और प्लुत स्वर मतलब उससे भी ज्यादा समय। हर अगला टाइप उच्चारण के समय को बढ़ा देता है। मजेदार बात यह है कि दीर्घ स्वरों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है सजातीय, जो एक जैसे स्वरों के मिलने से बनते हैं, और दूसरे हैं विजातीय, जो 2 अलग-अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। अब हम स्वरों को इस आधार पर समझेंगे कि हमारे मुंह के कौन से हिस्से से उनकी आवाज निकलती है। इसको ना खुद बोलकर ट्राई कीजिए। जब आप ई बोलेंगे तो महसूस होगा कि जीभ का अगला हिस्सा एक्टिव है, और जब आप आ बोलेंगे तो जीभ का पिछला हिस्सा ज्यादा काम कर रहा होता है। जीभ के पोजीशन के अलावा एक और आधार है, वो ये कि किसी स्वर को बोलते समय हमारा मुंह कितना खुला हुआ है या कितना बंद है। अब देखिए, समृद्ध स्वर, यानी जिन्हें बोलने में मुंह लगभग बंद रहता है, इनको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, सुई। हाँ, सुई, इसमें ऊ भी आ गया और ई भी आ गया। बस यही तो है समृद्ध स्वर। ये टेबल तो जैसे स्वरों के उच्चारण का एक पूरा मैप है, जो दिखाता है कि कब मुंह पूरा बंद होता है, कब आधा बंद, कब आधा खुला और कब पूरा खुला होता है। और हमारा आखिरी वर्गीकरण है होठों के आकार के आधार पर। बहुत सिंपल है, क्या स्वर को बोलते समय होठ गोल हो रहे हैं? अगर हाँ तो वृत्तमुखी, और नहीं तो अवृत्तमुखी। चलिए, अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं तो क्यों ना अपने ज्ञान को एक असली परीक्षा जैसे सवाल से परखा जाए। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको उन सभी वर्गीकरणों को एक साथ इस्तेमाल करना होगा जो हमने अभी अभी सीखे हैं। तो देखिए, ऊ सिर्फ एक स्वर नहीं है, ये एक ही समय में पश्च भी है, संवृत भी है और वृत्तमुखी भी है। देखा, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये कितना आसान हो जाता है। तो चलिए, अब आपकी बारी है। ये जो सवाल दिख रहा है, इसका जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जरा सोचिए और जवाब दीजिए। देखिए, एक बात तो पक्की है, अभ्यास से ही सब कुछ संभव है। आज हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसे बस दोहराते रहिए और फिर देखिए परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी।